नमस्कार। आज हम संरचनावाद पर बातचीत करते हैं और इस वाद को हम समझने की कोशिश करते हैं। आपका स्वागत है। संरचनावाद एक जटिल वाद है। इसको ठीक से जानने की कोशिश करते हैं। यह है स्विस भाषा विज्ञानी साश्चुर के सिद्धांतों या दर्शन पर आधारित एक चिंतन है। साश्चुर 1857 से 1913 तक अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने इस वाद पर कार्य किया। उन्होंने अपने लेख लिखे, पुस्तकें लिखी जो उनके जीवन के बाद प्रकाश में आई और ये विचार दुनिया के सामने आए। ये जो संरचनावाद है वो शब्द केंद्रित चिंतन नहीं है। उनका चिंतन शब्द केंद्रित चिंतन को अपदस्थ करके संबंधात्मक चिंतन या संरचनात्मक अवधारणा को प्रसरित करता है। अर्थात पहले अर्थ शब्दों के अंदर था, वो अब संबंधों में अर्थ या संरचना में अर्थ बताया गया है। ये साश्चुर की उपलब्धि है। देखिए, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। संरचनावाद एक यथार्थ बोध का सिद्धांत है और यथार्थ का अर्थ है कि ये जो विश्व है या हमारी जो चेतना है, हम इसको किस प्रकार महसूस करते हैं या प्रकट करते हैं, सत्य को हम किस प्रकार जानते हैं, समझते हैं, या अर्थोत्पत्ति को किन आधारों पर हम समझते हैं, यही जानना संरचनावाद का मूल है। ये संरचनावाद जो साश्चुर ने हमको बताया, वो भाषा के आधार पे उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जो भाषा है वो विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध का एक तंत्र विकसित होता है, जिसके आधार पर भाषा बोली और समझी जाती है। यानी साश्चुर ने एक तंत्र यानी सिस्टम को बहुत महत्वपूर्ण माना है। साश्चुर जो है वो भाषिकी को संकेत विज्ञान का हिस्सा मानते हैं और वो कहते हैं कि अर्थोत्पत्ति के लिए यानी अर्थ की उत्पत्ति के लिए संकेतों का एक तंत्र निर्मित होता है और इस तंत्र में प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक शब्द पारस्परिक संबंधों से गुंफित होता है और ये संबंध जो होते हैं वो संबंध ही अर्थ को बताते हैं। और ये जो संबंध होते हैं ये दो पक्ष वाले होते हैं, एक संगति वाले और एक विरोध वाले। और ये दो तरह के जो संबंध हैं वो अर्थ को निकालने और ग्रहण करने में मदद करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं, बात को समझते हैं कि जो संगति के वाहक और विरोधी जो है, इन संबंधों के आधार पर जो प्रकार्य होता है उस प्रकार्य से ही अर्थ स्थापित होता है और इसी से हम वस्तुओं की पहचान कर सकते हैं। देखिए, इसके साथ ये प्रकार्य यानी जो इस तंत्र में संबंधों के पक्ष और विपक्ष वाले दोनों हैं, उसके साथ संस्कृति अर्थ निकालने में बहुत महत्व कारक बनती है। उस संस्कृति के अंतर्गत आता है प्राचीन किस्से कहानियां, मिथक, दंत कथाएं, पुरा कथाएं, देवमालाएं, रीति रिवाज, नातेदारियां, रहन सहन, खान पान, साज सज्जा, आचार व्यवहार, शिष्टाचार, तौर तरीके, तीज त्योहार, मेले ठेले, खेल तमाशे,
ये सब संस्कृति के हिस्से होते हैं और ये संस्कृति के हिस्से भी अर्थोत्पत्ति के लिए उस तंत्र का एक सहायता बन करके प्रकार्य बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। संरचना की अवधारणा एक अमूर्त अवधारणा है, इसलिए इसकी व्याख्या थोड़ी मुश्किल होती है। इस मुश्किल अवधारणा को समझने के लिए एक उदाहरण काम में लेते हैं। जैसे हम एक तिरंगे झंडे को लेते हैं। तिरंगे झंडे में 3 रंग अलग अलग मिले होते हैं और उन 3 रंगों को देखते ही 3 रंगों के अर्थ हमारे सामने निकल कर एकदम सामने आ जाते हैं। जैसे केसरिया रंग जो है वो ओज और शौर्य का, बलिदान का। जो सफेद रंग है वो हमारी समृद्धि और शांति का, और हरा रंग जो है वो हमारे प्राकृतिक विकास, खुशहाली और विकास का। ये तीनों रंगों से तिरंगे का हम अभिप्राय लेते हैं। ये तीनों रंग अगर इसमें से केसरिया रंग अलग निकाल दिया जाए तो केसरिया रंग का कोई और अर्थ निकलेगा, ये अर्थ नहीं निकलेगा। या सफेद रंग का कोई अलग अर्थ निकाल दिया जाए तो उसका अर्थ कोई और निकलेगा। ये जब तीनों एक साथ तिरंगे में आते हैं तभी ये अर्थ निकलता है। मान लीजिए हरा रंग मस्जिद पे होगा तब उसका अर्थ किसी और तरह का होगा, या सफेद रंग किसी ने आत्मसमर्पण के लिए निकाला हो तो उसका अर्थ कोई अलग होगा। इसका मतलब है कि वह रंग अपने आप में कोई और अर्थ दे रहा होगा और ज्वाइंट में, इकट्ठे रूप में, संयुक्त रूप में कोई और अर्थ दे रहा। एक बात तो ये, इसका मतलब है कि इंडिविजुअल वो रंग अपना अलग अर्थ देता है और संयुक्त रूप में अलग अर्थ देता है। दूसरी बात है कि केसरिया रंग इसलिए बलिदान और शौर्य का अर्थ दे रहा है क्योंकि वह हरे और सफेद रंग का विरोधी भी है, क्योंकि वो हरा नहीं है, वो सफेद नहीं है, इसका मतलब कि वो विरोधी भी है। हमने ये बात की थी कि वो 2 तरह के वो होंगे, एक होगा संगति का और एक होगा विरोधी, अंतर विरोधी। ये 2 तरह के वो वाहक होंगे, ये संबंध द्विपक्षीय होंगे। पहले हम बात की थी, द्विपक्षीय होने के कारण ही अर्थ निकलेंगे। संगति का होने के कारण तो वो तीनों ज्वाइंट है, इसलिए तो तिरंगा है, और विरोधी है कि वो तीनों आपस में एक दूसरे के विरोधी है। सफेद केसरिया नहीं है, सफेद हरा नहीं है, इसलिए वो स्वतंत्र स्वतंत्र अपने अर्थ देते हैं, इसीलिए वो अपने अपने अलग अलग अर्थ देते हैं। यही कारण है कि ये एक तंत्र में फिट होकर अपना अर्थ दे रहे हैं, इसलिए तंत्र में ये लोग आकर के, ये रंग आकर अर्थ दे रहे हैं। इस कारण हम कहेंगे कि तंत्र में आने के कारण, एक संरचना में आने के कारण अर्थ निकलता है। कोई भी संकेत स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं दे रहा था, तंत्र में आने के कारण अर्थ देता है। एक बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रंगों से बढ़कर भाषा। भाषा बोली जाए या लिखी जाए तो वो संकेत निर्माण के असंख्य व्यंजकों में से एक व्यंजक है, और साहित्य उसके व्यंजकों में से भी एक व्यंजक है। बात दोबारा समझिए
कि भाषा बोली जाए या लिखी जाए तो उसके व्यंजकों में से भी वो एक व्यंजक है, और साहित्य उसके भी व्यंजकों में से एक व्यंजक है। मतलब शास्त्र ने यह सिद्ध किया कि भाषा जब बोली जाती है तो वो तंत्र के, जितना वो तंत्र है उसका वो एक हिस्सा होता है, वो पूर्ण भाषा नहीं होती। बोली जाने वाली भाषा और पूरी भाषा दोनों एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग है। इसके दो पदबंध हैं। एक पदबंध का नाम है लांग या लोंग, और दूसरा है पारोल। मतलब लोंग जो है उसको हम कहेंगे कि वो अमूर्त तंत्र है, जिससे भाषा बोली और समझी जाती है। ये पूरा सिस्टम है, पूरा तंत्र है। इसी से हम सिद्धांत बनाते हैं, नियमों की ये मानसिक संकल्पना है, ये अव्यक्तिक है। मतलब पूरी भाषा का मतलब है लोंग, लोंग से समझते हैं। दूसरी है पारोल, पारोल, पारोल। ये वास्तविक प्रयोग की भाषा है, जिस समय कोई व्यक्ति बोल रहा होता है, यानी बोली, बोली या बातचीत, वास्तविक बातचीत। वाक, वाक भी बोल सकते हैं, जितना व्यक्ति के बोलने के अधिकार में आ रही है, दैनंदिन में जितना आदमी बोल रहा है, ये हुई वाक और पारोल। अब ये दोनों एक नहीं है, हम उसको एक ही मान के चल रहे। शास्त्र का ये क्रांतिकारी कदम हुआ कि उसने भाषा के ये दो टुकड़े किए। बाद में उसने ये समझाया कि हम लोंग और पोरोल में गड़बड़ करते हैं और उनको एक मानकर, कभी एक मानते हुए और कभी एक दूसरे में अतिक्रमण करते हुए चलते हैं। जैसे उसने यहां भी एक एग्जाम्पल देते हैं। हम कभी बोल रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम हिंदी बोल रहे हैं, जबकि हम हिंदी नहीं, हिंदी के कुछ वाक्य बोल रहे होते हैं। हिंदी पूरी एक व्यापक चीज है और हम हिंदी के कुछ हिस्से को बोल रहे होते हैं। अब पूरी हिंदी को हम कह सकते हैं वो लोंग है, और जो बोल रहे हैं वो हिस्सा पारोल है। अब इस बात को समझना होगा कि हमारे दिमाग का कंसेप्ट यानी संकल्पना वो लोंग के हिसाब से चलती है, और बोलते समय जो अभिव्यक्ति होती है वो पारोल के हिसाब से हम कर रहे हैं। इन दोनों का अंतर शास्त्र ने समझाया। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी तो पूरा तंत्र है, वो तो अछूता है, उसको हम छू ही नहीं पा रहे हैं। पूरी हिंदी को एक व्यक्ति बोल ही नहीं पाता है, वो पूरा सिस्टम है और अमूर्त है, उसको छूने में बहुत समय लगेगा। परंतु जो हम बोल रहे हैं वो वास्तविक है और वो यथार्थ है, और वो यथार्थ उस अमूर्त के ऊपर आधारित है, और वो अमूर्त तंत्र पर आधारित है। वो तंत्र ही संरचनावाद है, उसी को हम संरचना कहेंगे। यही संरचना का चिंतन है। शास्त्र ये नहीं माना कि वस्तुओं के नामों को ही हम शब्द कह दें, वस्तुओं के नामों के समुच्चय को ही शब्द कह दें। जैसे ये मेज है, ये कुर्सी है, ये पेन है, ये पुस्तक है, या ये कोई और चीज है, इन सब के नामों को इकट्ठा करके ही कह दे कि यही भाषा है, और ये शब्द ही सारे मिला करके इन शब्दों को ही कह दें कि ये सारे शब्द ही मिला करके, सारे शब्द जो है वो कुल मिला करके भाषा हो गई। वस्तुओं के नाम ही भाषा है, पहले यही माना जा रहा था। शास्त्र ने इस बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा शब्द संकेत है, शब्द संकेत है, और उन संकेतों के दो पार्श्व हैं, एक इधर का हिसाब है, एक इधर का हिसाब। एक को कहेंगे संकेतक और एक को कहेंगे संकेतित।
इधर संकेत करते हैं और इधर का संकेतित होता है, और ये संकेत और संकेतित संबंध बनते हैं इन दोनों से, और इन संबंधों का एक विशुद्ध तंत्र है, और इन विशुद्ध तंत्रों का हिस्सा ही शब्द है। और ये शब्द जो है तंत्र का हिस्सा होना ही पूरा तंत्र यानी सिस्टम, कुल मिलाकर के शासुर एक तंत्र की बात करता है, और इस तंत्र को ही हम कह सकते हैं सिस्टम या संरचना। इस संरचना पे शासुर ने बहुत लंबी चौड़ी बात कही है। कुल मिलाकर इस लब्बो-लुआब को सार रूप में मैं बात कहूँ तो हम यह कहेंगे कि शासुर की बात यह है कि जिस बात को आज तक हम मान रहे थे कि अब तक हम शब्द पर केंद्रित थे, अब उसने कहा संबंधों पर केंद्रित हो जाओ। शब्द के साथ हम वस्तुओं के साथ संबंध बनाते हैं, तो संबंध बनाते हैं और एक तंत्र विकसित होता है। वो तंत्र या संरचना ही महत्वपूर्ण है, एक बात। दूसरी बात है कि एक हम बोलते हैं वो थोड़ा हिस्सा है, और जो हम सोचते हैं वो एक बड़ा हिस्सा है। सोचते हैं वो अमूर्त है, और जो करते हैं वो मूर्त है। हम अमूर्त से प्रभावित होकर के मूर्त या वास्तविक को करते हैं। अमूर्त से प्रभावित होना तंत्र का हिस्सा है, वो तंत्र ही संरचनावाद है। उस संरचनावाद से ही भाषा बनती है, और उस भाषा के दो हिस्से लोंग और पारोल हमने कर लिए। और दूसरी बात है कि शब्द जो है उनके भी संस्कृति, व्याकरण आदि प्रभावित करने वाली कई चीजें होती हैं। कोई शब्द का अर्थ संगति के कारण और अंतर विरोध के कारण भी निकलता है। संगति के कारण तो वो एक शब्द दूसरे के साथ जुड़ कर के अर्थ निकलता है, परंतु वही शब्द दूसरे से विरोध करता है, इसी के कारण भी उसका अर्थ निकलता है। ये सारी चीज एक संरचना, स्ट्रक्चर या एक तंत्र बनता है, यही संरचनावाद है। इस संरचनावाद पे और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। आपके लिए इतना ही। नमस्कार।